हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल ऑन एपीएस क्लासेस। और आज हम सीक्वेंस के थियरी और एमसीक्यू की बात करेंगे। और ये जो आपका वीडियो होगा पूरा मास्टर वीडियो होगा सीक्वेंस के थियरी और एमसीक्यू को कवर करने वाला। तो हम इस लेक्चर में आपको क्या क्या बताने वाले हैं, पहले उसको हम एक बार पॉइंट वाइज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको हम बताएंगे सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है, फिर हम सीक्वेंस के डोमेन के बारे में बात करेंगे, कोडोमेन और रेंज के बारे में बात करेंगे, फिर हम बाउंड्री सीक्वेंस की बात करेंगे, फिर मोनोटोनिक सीक्वेंस की बात करेंगे, फिर हम कुछ सीक्वेंस के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे कि सीक्वेंस का लिमिट क्या है, सीक्वेंस बाउंडेड है कि मोनोटोनिक है, उसके नेचर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फिर हम लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस की बात करेंगे, फिर लिमिट ऑफ सीक्वेंस, फिर कन्वर्जेंट सीक्वेंस, फिर डाइवर्जेंट सीक्वेंस, फिर ऑसिलेटरी सीक्वेंस, फिर नल सीक्वेंस, फिर सब सीक्वेंस, और फिर कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट और एमसीक्यू लेवल 1 एंड लेवल 2 की हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस की डेफिनेशन से इस वीडियो को। ओके, तो चलिए बात करते हैं सीक्वेंस की डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होती है, सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर n टू एनी सेट यस। मतलब कि सीक्वेंस क्या है, एक फंक्शन है जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से किसी सेट यस पर है और यस इज अ सबसेट ऑफ आर है। तो इसे हम बोलेंगे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। यहाँ पे जो डोमेन होगा ना वो डिसाइड करेगा किसके सीक्वेंस है। यहाँ पे जो को डोमेन होगा ना वो डिसाइड करेगा सीक्वेंस किसकी है। डोमेन तो फिक्स होगा और डोमेन हमेशा सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा। ओके, तो हम अगर बेसिकली बात करें तो सीक्वेंस इज़ नथिंग बट इट इज़ ए फंक्शन हुज डोमेन इज़ फिक्स एंड डोमेन इज़ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब कि जो सीक्वेंस होता है वो कुछ और नहीं, एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन फिक्स होता है और डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक सीक्वेंस है जो कि फंक्शन है n से s पे और s इज सबसेट ऑफ r है। अब यहाँ से f और यहाँ पर हमने लिखा n और यहाँ पर हमने कर दिया a n। ठीक है, इस n की जो चॉइसेस है वो नेचुरल नंबर से है, तो हमने क्या लिखना है, f ऑफ 1 इज इक्वल टू a1। मतलब कि पहला टर्म होगा सीक्वेंस का। f ऑफ 2 का मतलब हो जाएगा a2, मतलब कि दूसरा टर्म है सीक्वेंस का। f ऑफ 3 मतलब क्या हो जाएगा a3, तीसरा टर्म है सीक्वेंस का। f ऑफ 4 का मतलब a4, मतलब चौथा सीक्वेंस का टर्म है ये, मतलब सीक्वेंस का चौथा टर्म है। तो आप इसको लिख सकते हैं f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3, f ऑफ 4 एंड सो ऑन। और इसी को आप लिख सकते हैं क्या, ऐसे a1, a2, a3, a4 एंड सो ऑन, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे आपको लिखा गया है, ये बातें कुछ यहाँ पे लिखी गई हैं। ठीक है, कुछ बातें आपको यहाँ पे लिखी गई हैं और वही बात फिर से यहाँ पे लिखी गई, तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक चीज़ फिक्स हुआ कि जो सीक्वेंस होता है उसका डोमेन फिक्स होता है, और डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, तो सीक्वेंस इज अ फंक्शन ऑफ डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड को डोमेन इज रियल नंबर, देन इट इज कॉल्ड द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। ओके, तो अगर आपका जो है डोमेन की बात करें तो डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, और को डोमेन की बात करें तो को डोमेन जो है सबसेट ऑफ आर हो गया। ठीक है, और फंक्शन हो गया नेचुरल नंबर से आर पे, तो इसे हम बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। अब हम रेंज की बात करेंगे। तो जब आपको मैं फंक्शन बताया था या फिर जब आप फंक्शन पढ़े होंगे तो उस समय आपको बताया गया होगा कि रेंज के ही कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनको हम को डोमेन बोलते हैं, और वो एलिमेंट को डोमेन बोले जाते हैं रेंज के, सॉरी, आपके पास फंक्शन है नेचुरल नंबर से किससे, आर पे। आर क्या है, को डोमेन है, एन क्या है, डोमेन है। तो को डोमेन में, ठीक है, एक सेट हम क्रिएट करते हैं रेंज। ठीक है, और रेंज सेट वो सबसेट होता है इस को डोमेन का जिसके प्री इमेज एग्जिस्ट करते हैं डोमेन में। आप ऐसा बोल सकते हो कि को डोमेन के वे सारे एलिमेंट, को डोमेन के वे सारे एलिमेंट जिनका प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट करता है उसको हम बोलते हैं रेंज सेट। ठीक है, अब यहाँ पर डिफिनेशन देखो, डिफिनेशन किस प्रकार से है कि ऑल द डिस्टिंक्ट टर्म
टर्म का मतलब क्या हो गया कि वो सारे एलिमेंट जिनका प्रीमेज एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऑल द डिस्टिंक्ट टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज कॉल्ड इट्स रेंज। ठीक है, अब देखो जो रेंज होगा ना वो क्या हो सकता है, वो इनफाइनाइट भी हो सकता है, वो फाइनाइट भी हो सकता है, और वो सिंगलटन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि किस टाइप का सीक्वेंस आपने कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, तो अगर जो है आपने एक कांस्टेंट सीक्वेंस कंसीडर किया है, जैसे सपोज करो हमने फंक्शन जो है नेचुरल नंबर से आर पे डिफाइन किया है, और हमने एफ ऑफ एन इज इक्वल टू हमने सी सपोज कर लिया है, कुछ भी करेंगे वैल्यू सी आएगी। तो एफ ऑफ 1 2 3 कुछ भी पढ़ करो सी 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 आएगा कांस्टेंट सीक्वेंस, और ये सी पे कन्वर्ज भी करेगा, और इसके रेंज में सिर्फ एक एलिमेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट का कलेक्शन होता है, सिर्फ एक एलिमेंट सी आएगा। तो रेंज क्या है, सिंगलटन है। अगर जो है यहाँ पे आपने क्या किया, अगर यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने सी की जगह जो है आपने क्या ले लिया, -1 टू द पावर एन ले लिया, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, -1 +1 -1 +1 एंड सो ऑन। तो रेंज में सिर्फ दो एलिमेंट जाएंगे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं, -1 है +1 है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, रेंज इसका क्या है, फाइनाइट सेट है, तो सेकेंड वाला ऑप्शन हो गया, मतलब सेकेंड वाला पॉइंट हो गया। अब जो है हम थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो अगर हम कुछ इस प्रकार से सीक्वेंस कंसीडर कर लें, कैसे, n इज इक्वल टू एन, तो आपको जो टर्म्स मिलेंगे वो 1 2 3 4 ऐसे मिलेगा। जैसे जैसे आप यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करेंगे, क्योंकि इसकी चॉइसेस तो यहाँ से है, नेचुरल नंबर से है, तो ये आपको मिलेगा। और यहाँ पे रेंज में क्या होंगे, सारे के सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे रेंज क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, काउंटेबली इनफाइनाइट है। तो इस तरीके से आपके जो रेंज ऑफ सीक्वेंस हैं वो सिंगलटन भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है, काउंटेबली इनफाइनाइट भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे क्या, बाउंडेड सीक्वेंस की। तो किसी भी सीक्वेंस को हम बाउंडेड सीक्वेंस तब बोलते हैं जब वो सीक्वेंस बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो दोनों हो। अ सीक्वेंस an is said to be a bounded sequence if it is bounded above as well as bounded below। मतलब बाउंडेड एबव भी हो, बाउंडेड बिलो भी हो। अब देखो बाउंडेड एबव का मतलब क्या है, बाउंडेड बिलो का मतलब क्या है। जैसे मान लो ऐसे कोई एक दीवार चलाई जा रही है, ठीक है, और ऊपर से मैंने बाउंड कर दिया कि यहाँ पे एयरफोर्स के एरिया है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, और यहाँ से आप जो है 3 मंजिली से ज़्यादा ऊपर मकान नहीं बना सकते हो, मतलब कि ऊपर से आपको बाउंड कर दिया गया कि आप यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, और बाउंडेड बिलो का मतलब क्या है कि आप ज़मीन के अंदर घर नहीं बना सकते हैं, आप जो है क्या बोलते हैं कि ज़मीन के अंदर जो है अंडरग्राउंड जो है कोई आप घर नहीं बना सकते हैं। तो आप नीचे से भी बाउंड कर दिए, ऊपर से भी बाउंड कर दिए। ठीक है, तो सेम ऐसे ही मान लीजिए आपके पास कोई सीक्वेंस an है, नीचे से स्मॉल m लगा दिए, ऊपर से कैपिटल M लगा दिए। ठीक है, मतलब ये कि सीक्वेंस आपके पास कोई an है कुछ इस प्रकार से, तो इसको मैंने ऐसे कैपिटल M से यहाँ से बाउंड कर दिया और स्मॉल m से यहाँ से बाउंड कर दिया। तो ये सीक्वेंस जो है वो कैपिटल M और स्मॉल m के बीच में रह गया, और इस सीक्वेंस को हम बोलेंगे क्या, कैपिटल M से ये बाउंडेड एबव भी हो गया और स्मॉल m से बाउंडेड बिलो हो गया। तो सीक्वेंस an इज सेड टू बी, यहाँ से मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि सीक्वेंस an इज सेड टू बी बाउंडेड एबव इफ़ देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू आर सच डैट, कुछ ऐसा मिल जाए। और सीक्वेंस an इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो अगर आपको कुछ ऐसा मिल जाए। ठीक है, ये स्मॉल m होगा, और दोनों को अगर मैं मर्ज कर दूं तो कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। तो आप बोलेंगे कि किसी भी सीक्वेंस को हम बाउंडेड तब बोलते हैं जब वो बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो दोनों हो जाए। अच्छा, उम्मीद करते हैं कि आपको ये डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। आप एक बार डिफिनेशन को वीडियो को पॉज करके डिफिनेशन को एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे जो है एक थ्योरम की बात करेंगे। तो यहाँ पे एक थ्योरम दे रखा है कि अगर कोई सीक्वेंस है, ठीक है, और एक पॉजिटिव रियल नंबर कैपिटल एम भी एग्जिस्ट कर रहा है और मॉड ऑफ an इज लेस देन इक्वल टू am है, तो आप बोलेंगे सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस की। तो देखो मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है ना, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। हम मोनोटोनिक वर्ड का मतलब ही ये समझते हैं कि अ सीक्वेंस इज सेड टू बी मोनोटोनिक इफ इट इज़ ईदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग
और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। किसी भी सीक्वेंस को हम मोनोटोनिक तब बोलेंगे या तो वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या फिर वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ज़रा ऐसे समझिए, ठीक है। अब समझिए, अगर आपके पास कोई फंक्शन है, ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इजी पॉइंट है ये। अगर आपके पास कोई फंक्शन है ना, फंक्शन क्या है मतलब सीक्वेंस है नेचुरल नंबर से आर पे, और आपने एफ कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया है कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू, आपने डिफाइन किया है एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन। मतलब कि जैसे जैसे एन की वैल्यू 1 2 3 आप पुट करेंगे आपको मिलेगा क्या 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन मिल रहा है। अब यहाँ से क्या होगा, जो पहला टर्म 1 है, A1 इज़ अ फर्स्ट टर्म एंड A2 इज़ अ सेकेंड टर्म। तो A1 इज लेस देन A2 है, सेकेंड टर्म से छोटा है, और थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म छोटा है, फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म छोटा है। मतलब कि आप देख रहे हो इस सीक्वेंस में जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो ना, आपको सीक्वेंस इंक्रीजिंग टाइप की मिल रही है, तो इसे हम बोलते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब सेम पैटर्न पे अगर मैं कुछ ऐसा कर दूँ, यहाँ पे हम थोड़ा सा एक चेंजिंग करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम एफ ऑफ एन इज इक्वल टू माइनस एन की बात करें तो आपको जो यहाँ पे मिलने वाला है सीक्वेंस वो कुछ इस टाइप से मिलेगा, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। और यहाँ पे अगर आप देखो तो जो पहला टर्म A1 है ना, A1 मतलब -1, वो दूसरे टर्म -2 से बड़ा है। A2 जो है वो A3 से बड़ा है, A3 जो है वो A4 से बड़ा है। तो यहाँ पे आप जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहे हो ना, आपको इसके टर्म की वैल्यू जो है डिक्रीजिंग मिल रही है, तो इसे हम बोलते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। और बेसिकली हम बात करें तो इसको हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल सकते हैं। मतलब पहला जो बताते हैं मोनोटोनिकली, स्ट्रिक्टली जो है इंक्रीजिंग था और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे, छोटी सी एक और बात है कि जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है इसका मतलब हम बोलते हैं नॉन डिक्रीजिंग, और जो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होता है इसको हम बोलते हैं नॉन इंक्रीजिंग। ऑब्वियस है भाई, अगर इंक्रीजिंग है तो नॉन डिक्रीजिंग होगा, और अगर डिक्रीजिंग है तो उसे हम नॉन इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ से आपको एक थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट मिलने वाला ये कि अगर इंक्रीजिंग की बात करें तो सेंस क्या, मतलब उसका सेंस क्या निकलता है, नॉन डिक्रीजिंग। और अगर डिक्रीजिंग की बात करें तो सेंस निकलता है नॉन इंक्रीजिंग। मतलब कि इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि वो घट नहीं रहा है, और डिक्रीजिंग का मतलब ये है कि वो बढ़ नहीं रहा है। तो अगर ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, मतलब कि क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ये मिलता है कि वी हैव अ सीक्वेंस विच इज़ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग, एंड द सीक्वेंस इज़ व्हाट, कांस्टेंट सीक्वेंस। मतलब कि कांस्टेंट सीक्वेंस जो होता है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों होता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। इसके आगे फिर हम बात करेंगे कुछ सीक्वेंस के एनालिसिस करेंगे। जैसे अगर हम पहले एक सीक्वेंस ले लें, क्या, -1 टाइप का, ठीक है। और जैसे यहाँ पे n की वैल्यू आप नेचुरल नंबर से पुट करोगे 1 2 3 4, तो आपको -1 डेट इज -1, -1 डेट इज +1, तो आपको क्या मिलेगा, -1 +1 -1 +1 एंड सो ऑन। अभी डिफिनीसन क्या बोलता है रेंज का, कि सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं ना, इनके डिस्टिंक्ट टर्म का हम कलेक्शन लेंगे। डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग। तो -1 और +1 सिर्फ दो ही टर्म है, तो दोनों टर्म के कलेक्शन लेंगे और इसे हम बोलेंगे रेंज सेट। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ा है इसको हम बोलते हैं सुप्रीमम, और जो छोटा है इसको बोलते हैं इन्फीमम। अच्छा, ये जो सीक्वेंस है ये +1 और -1 के बीच में क्या है, ऑसिलेट कर रही है, ठीक है। और ये बाउंडेड भी है, क्योंकि ये अधिकतम +1 तक जा सकती है और न्यूनतम वैल्यू -1 है, तो ये सीक्वेंस बाउंडेड भी है। अच्छा, मोनोटोनिक नहीं है, ऑसिलेटरी है, और इसके दो लिमिट पॉइंट हैं, एक +1 और एक -1। ओके, चलिए सेकेंड की अगर हम बात करें तो सेकेंड जो सीक्वेंस दे रखा है वो भी कुछ इसी प्रकार से है, +1 और -1n हमने कर दिया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही आप n की वैल्यू नेचुरल नंबर से चूज करोगे 1 2 3 4, आपको क्या वैल्यू मिलेगी, +1 -1 डेट इज 0 एंड +1 डेट इज 2,
तो 0 2 0 2 आपको मिलता जाएगा, सेम पहले सीक्वेंस की तरह है। तो रेंज में 2 एलिमेंट आएंगे 0 और 2, सुप्रीमम 0 2 होगा और इन्फिनिमम 0 होगा। एन जो है एक बाउंडेड सीक्वेंस होगा, नॉट मोनोटोनिक होगा, ऑसिलेट फाइनाइटली होगा और लिमिट पॉइंट 0 2 होंगे। थर्ड सीक्वेंस की बात करें तो 1/n अगर हम लेके चलते हैं और n की वैल्यू 1 2 3 पुट करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है 1 1/2 1/3। यहाँ पे जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, सबसे बड़ा जो टर्म है वो 1 है, सुप्रीमम 1 हो गया और n टेंस टू इनफाइनाइट पे ये 0 पे जाने वाला है। जैसे n टेंस टू इनफाइनाइट तो 1/n टेंस टू 0, तो इन्फिनिमम 0 हो गया। अच्छा ये सीक्वेंस बाउंडेड भी है क्योंकि 1 से लेके, ठीक है, 1 से लेके यहाँ से 1 से यहाँ से 1 से लेके और ये 0 तक जाएगा तो बाउंडेड है। अच्छा स्ट्रिक्टली ये क्या है, डिक्रीजिंग नेचर का है, क्योंकि 1 है, 1/2 है, 1/3 है। आप देख लो जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो वैल्यू बढ़ती जा रही है, 1 से 1/2 हो गई, 1/2 से 1/3 हो गई, 1/4 हो जाएगी। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और लिमिट पॉइंट सिर्फ इसका एक है जो कि 0 है, और अगर लिमिट पॉइंट सिर्फ एक होता है और सीक्वेंस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होती है और बाउंडेड होती है, मतलब मोनोटोनिक बाउंडेड और मतलब यूनिक लिमिट पॉइंट, तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, तो ये सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज कर जाएगी। आप जो है सीक्वेंस नंबर 4 को एक बार पढ़िए, देखिए समझ में आता है कि नहीं। सिंपल सा है, n टेंस टू इनफाइनाइट पे 1 पे ये कन्वर्ज करेगी, ठीक है। नॉट मोनोटोनिक है क्योंकि कभी प्लस आएगा कभी माइनस आएगा। सुप्रीमम पहला एलिमेंट 1 + 1 2 और इन्फीमम इसका हो जाएगा 0, ठीक है। इन्फीमम इसका n टेंस टू इन्फिनिट इसका 1/2 होना चाहिए, इन्फीमम 1/2 होगा, ठीक है, ये मिस प्रिंट है थोड़ा सा। अच्छा पाँचवां सीक्वेंस की बात करें तो फिफ्थ जो सीक्वेंस है वो क्या कर रही है, an = n है, मतलब कि जैसे आप n की वैल्यू 1 2 3 पुट करेंगे आपको सीक्वेंस मिलेगा क्या 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे सुप्रीमम तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये इनफाइनाइट हो जा रहा है। इन्फीमम मतलब छोटी वैल्यू 1 है, ठीक है। an क्या है, अनबाउंडेड सीक्वेंस है, ऑब्वियस है भाई, इन्फिनिटी में जा रहा है तो अनबाउंडेड होगा ही होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है क्योंकि 1 2 3 4 जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वैल्यू बढ़ती जा रही है तो इंक्रीजिंग हो गया। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अनबाउंडेड है, मोनोटोनिक भी है और इसके पास लिमिट पॉइंट नहीं है क्योंकि ये अनबाउंडेड सीक्वेंस है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। तो अगर सीक्वेंस डाइवर्जेंट होगी तो कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है। अच्छा सेम सीक्वेंस को यहाँ पे सेकेंड वाले में क्या कर दिया गया, माइनस साइन यूज किया गया, ठीक है, माइनस साइन यूज किया गया। तो ये आपका हो गया इन्फीमम डज नॉट एक्सिस्ट, सुप्रीमम -1 हो जाएगा, अनबाउंडेड है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, नो लिमिट पॉइंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम सीक्वेंस 7th नंबर के सीक्वेंस के बात करेंगे। तो -1 to the power n into n है, जैसे जैसे आप n की वैल्यू 1 2 3 पुट करेंगे आपको जितने भी ऑड टर्म मिलेंगे वो माइनस में होंगे और जितने भी इवन टर्म मिलेंगे वो प्लस में होंगे। देखा जाए तो ये सीक्वेंस जो है ना प्लस इनफाइनाइट से लेके और माइनस इनफाइनाइट के बीच में ऑसिलेट करने वाली है। देखो स्टार्ट कैसे हो रहा है, यहाँ पर हमने लिख लिया, चलो यहाँ पे लिख लिया -1, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया 2, बीच में कहीं 0 आएगा तो -1 से स्टार्ट हुआ 2 पे गया, फिर -3 पे आएगा, फिर +4 पे जाएगा, फिर -5 पे आएगा, फिर +6 पे जाएगा। ऐसे ऐसे करके ये प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट के बीच में ये ऑसिलेट करेगा। तो इसे हम बोलेंगे ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली, ठीक है, नॉट मोनोटोनिक, अनबाउंडेड है क्योंकि इधर जो है माइनस इन्फिनिटी हो जा रहा है, इधर प्लस इन्फिनिटी हो जा रहा है, तो अनबाउंडेड तो है ही, और सुप्रीमम इन्फिनिमम दोनों के दोनों एग्जिस्ट नहीं करने वाले हैं, ठीक है, और इसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीक्वेंस नंबर 8 के बारे में देखेंगे। अच्छा सा सीक्वेंस है, देखो कह रहा है कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस ऐसा है जहाँ पे 1 पे भी वैल्यू 0 हो और जब जब प्राइम नंबर हो तब भी 0 हो और कंपोजिट पे सेम वैल्यू हो, ठीक है। तो जैसे अगर मैं नेचुरल नंबर से लेके और आर पे ड्रॉ करता हूँ एक मैथ, तो यही तो होता है सीक्वेंस। और f ऑफ n = क्या दे रखा है 0 और n। जब n की वैल्यू, इस n की वैल्यू जब 1 होगी तब 0 आएगा और जब इस n की वैल्यू प्राइम होगी तब 0 आएगा। इसकी वैल्यू जब कंपोजिट होगा तो यहाँ आएगा। तो देखो 1 पे 0 आ गया, 2 और 3 प्राइम नंबर है, दोनों के दोनों 0 आ गए, 4 कंपोजिट 4 आ गया, 5 प्राइम फिर 0, 6 कंपोजिट फिर 6, 7 प्राइम फिर 0, 8 कंपोजिट फिर 8। तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, इस तरीके से आपको एक सीक्वेंस मिलेगी। इस सीक्वेंस के नेचर के बारे में अध्ययन करेंगे तो
तो यहाँ से जो जीरो है ना, हर एक प्राइम नंबर पे जीरो दे रहा है। तो 1 से लेके और इन्फाइनाइट के बीच में इन्फाइनाइटली मेनी प्राइम नंबर्स यू है, ठीक है। तो इस तरीके से जीरो एक लिमिट पॉइंट हो जाएगा। लिमिट पॉइंट के बारे में आपको थोड़ा सा बात बता दूं कि अगर किसी सीक्वेंस में कोई एक ऐसा पॉइंट है ना जो बार बार आ रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम आ रहा है, तो उसे हम बोलते हैं लिमिट पॉइंट, ठीक है। ओके, इस एग्जांपल से आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक रिजल्ट मिलने वाला है कि यूनिक लिमिट पॉइंट होने पे सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं कर सकती है, सीक्वेंस डाइवर्जेंट तब भी हो सकती है। यहाँ पे देखिए अनबाउंडेड है, नॉट मोनोटोनिक है, ऑब्वियस है ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, बट इसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट है। कई बार बोलते हैं अ सीक्वेंस हैज़ यूनिक लिमिट पॉइंट देन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, तो नीड नॉट कन्वर्जेंट, क्योंकि आपके पास एक काउंटर एग्जाम्पल है भाई, ठीक है। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे आपको वो यूनिक लिमिट पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, इसके पास बस एक लिमिट पॉइंट है, लेकिन फिर भी ये सीक्वेंस क्या है, प्लस इन्फाइनाइट पे डाइवर्ज कर रही है। मीन्स कि अगर सीक्वेंस के पास सिर्फ और सिर्फ एक लिमिट पॉइंट हो, यूनिक लिमिट पॉइंट हो, तो उसको हम तब तक कन्वर्जेंट नहीं बोल सकते हैं जब तक कि वो बाउंडेड और मोनोटोनिक ना हो जाए, ठीक है। मीन्स एक फुल स्टेटमेंट ये होता है कि अ सीक्वेंस इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ इट इज़ बाउंडेड, मोनोटोनिक एंड हैविंग यूनिक लिमिट पॉइंट, ठीक है। चलिए फिलहाल जो है ये 9 नंबर का जो है सेम 8 की तरह है। 9, 10, 11, 12, 14 जो भी हैं, आप इन सबको जो है PDF डाउनलोड करके पढ़ लेंगे, ठीक है। और मैं इस PDF को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड मार सकते हैं इसको। अब हम बात करेंगे लिमिट पॉइंट की। तो अगर लिमिट पॉइंट की हम बात करें ना, तो देखो ये बुकिस्ट लैंग्वेज, इसको आप पढ़ते रहा, समझ लो एक बार। लिमिट और लिमिट पॉइंट मैं दोनों चीज़ें एक ही बार बता रहा हूँ। आपके पास कोई एक रियल नंबर है, ठीक है, क्या है रियल नंबर, +1, रियल लाइन पर हमने एक नंबर ड्रा कर दिया +1। इस +1 को हम इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट तब बोलेंगे जब इसके एप्सिलॉन नेबरहुड में यहाँ पे क्या हो, इनफाइनाइट पॉइंट हो, और आउटर साइड में भी इनफाइनाइट पॉइंट हो, तो हम बोलेंगे क्या, लिमिट पॉइंट, ठीक है। और अगर जो है सेकेंड केस, अगर जो है मान लो मैंने यहाँ पे 0 लिखा, ठीक है, हमने क्या लिखा, 0 लिखा। अब हम क्या कह रहे हैं कि इस 0 के एप्सिलॉन नेबरहुड में यहाँ पे इनफाइनाइट एलिमेंट है और बाहर वनली फाइनाइट, ठीक है, वनली फाइनाइट, तो क्या होगा ये, तो ये लिमिट होगा, ठीक है। ध्यान से बात समझना, अगर अंदर भी इनफाइनाइट टर्म हो और बाहर भी इनफाइनाइट टर्म हो तो लिमिट पॉइंट होगा, और अगर अंदर इनफाइनाइट टर्म हो और बाहर ओनली फाइनाइट टर्म हो तो लिमिट होता है, ठीक है। बस इतनी सी बात है, हो गया, ठीक है। लिमिट पॉइंट की जो डिफिनेशन है आप पढ़ लेना बुक से और ये या नोट से, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे क्या है, बोलियानो-वीर-स्ट्रस थ्योरम, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ लिमिट पॉइंट। कोई भी सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो कंफर्म उसके पास एक लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है। आगे देखिए, अगर कोई सीक्वेंस है मोनोटोनिक है, बाउंडेड है, तो ऑब्वियसली कन्वर्जेंट होगा। अगर सीक्वेंस के पास एक से अधिक लिमिट पॉइंट है तो इस बात की गारंटी है कि वो मोनोटोनिक नहीं होगा, ठीक है। लिमिट ऑफ सीक्वेंस, बस वही बात की जा रही है कि अगर जो है आपके पास कोई लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है और यहाँ पे an दे रखा है, और अगर इसकी वैल्यू l हो गई तो यानी इज लिमिट पॉइंट। और अभी आपको जो मैंने डिस्क्रिप्शन बताया वो यहाँ पे मैं लिखा हूँ, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ से कि अ रियल नंबर इज सेड टू बी लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस इफ फॉर एवरी नेबरहुड द रियल नंबर लीव्स ओनली फाइनाइट मेंबर ऑफ दिस सीक्वेंस आउटसाइड। मतलब कि नेबरहुड के बाहर सिर्फ आउटसाइड में फाइनाइट मेंबर होना चाहिए, बाकी इनफाइनाइट एलिमेंट्स जो है नेबरहुड में होने चाहिए। कुछ रियल्स के बारे में बात करेंगे, कह रहा है कि अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर एल सच दैट एवरी नेबरहुड ऑफ एल लीव्स आउटसाइड ओनली फाइनाइट एलिमेंट। वही बात कर रहा है कि आउटसाइड में केवल फाइनाइट एलिमेंट को लीव करेगा। अब कह रहा है कि देयर आर अनकाउंटेबल सब सीक्वेंस आपको बताएंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि किसी भी सीक्वेंस के अनकाउंटेबल सब सीक्वेंस हो सकते हैं, ठीक है।
और कह रहा है कि सीक्वेंस है लिमिट पॉइंट इफ़ इट हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। ठीक है, ओके, हम जब सब सीक्वेंस बताएंगे तो ये आपको पता चल जाएगा वहाँ पर। ये आपको एक रिजल्ट है, ठीक है, और यहाँ पे नोट करके लिखा है कि लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस इज लिमिट ऑफ सीक्वेंस इज लिमिट पॉइंट बट लिमिट पॉइंट नीड नॉट बी लिमिट ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, इसको भी आप लर्न कर लेंगे। अच्छा, फिलहाल अभी जो है हम कुछ और रिजल्ट के बारे में बात करेंगे कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट पॉइंट। ओके, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज अ यूनिक लिमिट पॉइंट, बट अगर यूनिक लिमिट पॉइंट है ना तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, इसकी गारंटी नहीं है। ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो इसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट होगा, लेकिन अगर यूनिक लिमिट पॉइंट है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, इसकी गारंटी नहीं है। और अभी हमने आपको एग्जाम्पल नंबर 8 बताया था जहाँ से ये क्लियर हो रहा था क्या, कि इसके पास क्या है, यूनिक लिमिट पॉइंट है बट ये कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, मतलब कि सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो यूनिक लिमिट पॉइंट होगा, लेकिन अगर यूनिक लिमिट पॉइंट है तो कन्वर्जेंट की गारंटी नहीं है। ओके, समझ में आया? चलिए, अब कह रहा है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ अ यूनिक लिमिट पॉइंट बट कन्वर्जेंट नीड टू, जो अभी मैंने आपको पॉइंट बताया उसी पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस किया है और पुराना एग्जांपल यहाँ पे लाके चिपका दिया गया है। ठीक है, अब कह रहा है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। अब देखो ध्यान से समझना, अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो बाउंडेड होगा, लेकिन बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट की गारंटी नहीं है। इसका काउंटर एग्जाम्पल क्या है, -1 टू द पावर n। मतलब कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ठीक है, तो बाउंडेड होगा, लेकिन बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट की गारंटी नहीं है। काउंटर एग्जाम्पल क्या है, -1 टू द पावर n। देख लीजिए, -1 टू द पावर n लेके चले तो क्या मिला, -1 +1 -1 +1 एंड सो ऑन। ठीक है, क्या हो गया, ये जो है बाउंडेड तो है बट कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, मतलब बाउंडेड तो है बट ये कन्वर्जेंट नहीं है। ऑसिलेटरी सीक्वेंस है और फाइनाइट ऑसिलेट कर रहा है। अभी हम आगे ऑसिलेटरी सीक्वेंस पढ़ेंगे। ठीक है, +1 -1 बस इसका 2 टर्म आ रहा है। अब कह रहा है कि ये बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ़ इट हैज़ अ यूनिक लिमिट पॉइंट। कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड हो और उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट हो तो वो कन्वर्ज कर जाएगा। एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ओके, और मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट हैज़ अ बाउंडेड। ओके, चलिए आगे जो है डाइवर्जेंट सीक्वेंस की बात करेंगे। तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट ना हो उसे हम डाइवर्जेंट बोलेंगे, या फिर एक ऐसा सीक्वेंस जो प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए जब हम n टेंस टू इनफाइनाइट करें। ठीक है, तो हम बोलते हैं सीक्वेंस इज ऑफ द डाइवर्जेंट नेचर। चलिए आगे अब हम बात करेंगे ऑसिलेटरी सीक्वेंस की। ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होता है अब हम यहाँ सीखेंगे। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो सीक्वेंस होता है, अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस को हम ब्रॉडली जो है 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कन्वर्जेंट, एक होता है डाइवर्जेंट और एक होता है ऑसिलेटरी। कन्वर्जेंट सीक्वेंस उसको बोलते हैं जो सीक्वेंस किसी एक फिक्स पॉइंट पर जाके सीज कर जाए, ठीक है, रुक जाए। डाइवर्जेंट सीक्वेंस उसको बोलते हैं जो प्लस इनफाइनाइट या फिर माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच कर जाए। ऑसिलेटरी सीक्वेंस उसको बोलते हैं जो ना तो कन्वर्जेंट हो और ना डाइवर्जेंट हो। मतलब कि अ सीक्वेंस इज सेड टू बी ऑसिलेटरी इफ इट इज़ नीदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट। ठीक है, चलिए डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन दिया है ऑसिलेटरी सीक्वेंस, तो इफ अ सीक्वेंस इज नीदर कन्वर्ज टू अ फाइनाइट नंबर नॉर डाइवर्ज टू प्लस इनफिनिटी और माइनस इनफिनिटी इज कॉल्ड ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ठीक है, मतलब कि अगर कोई सीक्वेंस आपके पास है और वो ना तो कन्वर्ज है नेचर का है ना डाइवर्ज नेचर का है तो उसे हम बोलेंगे ऑसिलेटरी नेचर का है। अब ऑसिलेटरी जो होता है ना, इसमें भी 2 टाइप होते हैं। एक होता है फाइनाइट ऑसिलेटरी सीक्वेंस और एक होता है इनफाइनाइट ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ठीक है, अब देखिए ज़रा ध्यान से समझिएगा। अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस है और वो किसी फिक्स पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं कर रहे तो उसे हम बोलेंगे क्या, फाइनाइट ऑसिलेटरी। एग्जाम्पल क्या है, -1 टू द पावर n। आपको इवेंट टर्म जितने मिलेंगे वो +1 को जाएंगे और ऑड टर्म जो मिलेंगे -1 को जाएंगे। ठीक है, अच्छा अगर कोई अनबाउंडेड सीक्वेंस है और वो प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज नहीं हो रहा है, नॉट डाइवर्ज, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेट्स इनफाइनाइट और -1 टू द पावर n इंटू n इसका एग्जाम्पल है।
सारे इवन टर्म प्लस इन्फिनिटी हो जाएंगे और टर्म माइनस इन्फिनिटी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ और समझिएगा, नीचे एक पॉइंट दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि अगर ना आपके पास कोई क्या है सीक्वेंस है और वो सीक्वेंस क्या है कन्वर्जेंट है, तो इसके जितने भी सब सीक्वेंस बनेंगे ना वो सब के सब कन्वर्जेंट हो जाएंगे। अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इट मीन्स एवरी सब सीक्वेंस ऑफ इट कन्वर्जेंट। बट अगर इसके सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हैं तो इस बात की गारंटी नहीं है कि सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगा। आप माइनस ए एन इज इक्वल टू क्या ले लो, -1 to the power n ले लो, आपको क्या मिलेगा, -1 +1 -1 +1 एंड सो ऑन। अगर इवन टर्म के कलेक्शन लें तो सिर्फ 1 1 1 मिलेगा, सारे के सारे 1 1 1 मिलेंगे, 1 पे कन्वर्ट करेगा। अगर हम ऑड टर्म का कलेक्शन लें तो क्या मिलेगा, -1 -1 -1 और ये -1 पे कन्वर्ट कर जाएगा। तो इवेंट टर्म जो है, मतलब इवेंट टर्म जो है सब सीक्वेंस वो +1 पे कन्वर्ट कर रहा है और ऑड टर्म का जो सब सीक्वेंस है वो -1 पे कन्वर्ट कर रहा है। बट ओवरऑल जो सीक्वेंस है ना वो कहीं कन्वर्ज नहीं कर रहे, वो ऑसिलेट फाइनाइट नेचर का है। बात समझ पा रहे हैं आप? चलिए आगे जो है एक पॉइंट और दे रखा है, क्या कि अगर कोई सीक्वेंस ए एन जो है यल पे कन्वर्ज कर रहा है तो ए एन माइनस यल को 0 पर कन्वर्ज करना पड़ेगा, मतलब नल सीक्वेंस होगी। कोई भी सीक्वेंस जो 0 पर कन्वर्ज करती है उसको हम बोलते हैं नल सीक्वेंस। ठीक है, अब देखो ए एन बी एन दो सीक्वेंस है और बी एन जो है ए एन से बड़ा या बराबर है, और अगर बी एन जो है 0 पर जा रहा है ना तो ए एन को भी 0 पर जाना पड़ेगा। ऐसे समझो, जैसे मान लो एक ए एन है वो बी एन से छोटा है, अब ऐसे बी एन जा रहा है, यहाँ पे गड्ढा है, ऐसे बी एन गया गड्ढे में गिर गया, तो ए एन भी जाएगा ना तो यहीं गिर जाएगा, क्योंकि बी एन ऑब्वियस ए एन से बड़ा है। तो जब बड़े लोग जाकर वहाँ गिर जा रहे हैं, डूब जा रहे हैं, तो छोटे लोग जाएंगे तो डूब नहीं जाएंगे। यहाँ पर मान लो बाढ़ आई हुई है, खूब पानी लगा हुआ है, तो जब बड़े लोग डूब जा रहे हैं तो छोटे की तो बात ही छोड़ दो, वो भी डूब जाएंगे। बोलते ना कि बड़े बड़े हाथी जो है डूब जा रहे हैं तो गधे की क्या औकात है, गधा पूछे कितना पानी, ऐसा कहावत है भोजपुरी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नल सीक्वेंस तो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी सीक्वेंस जो 0 पर कन्वर्ज करती है उसे हम बोलते हैं नल सीक्वेंस। और अगर जो है आपके पास दो सीक्वेंस हैं और इसमें से कोई एक नल सीक्वेंस हो गया तो जो इसका अगर दोनों सीक्वेंस नल है तो सम भी नल होगा, और अगर कोई एक सीक्वेंस नल हो गया तो इसका प्रोडक्ट जो है वो नल सीक्वेंस हो जाएगा। सी एन इंटू ए एन, सी कोई कांस्टेंट है और ए एन अगर नल सीक्वेंस है तो सी इंटू ए एन भी नल सीक्वेंस होगा। अगर ए एन एल पे कन्वर्ज कर रहा है तो मॉड ऑफ ए एन भी एल पे कन्वर्ज करेगा। ए एन एल वन पे जा रहा है, बी एन एल टू पे जा रहा है और ए एन एल बी एन है, तो इसके जो लिमिट होंगे वो भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, चलिए अगर ए एन बी एन और सी एन तीन सीक्वेंस हैं और ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, मतलब कि ए एन और बी एन और सी एन जो है इस तरीके से रिलेशन में बधे हुए हैं कि ए एन इज इक्वल टू बी एन इज इक्वल टू सी एन। तो अगर ए एन और सी एन जो है एल पे कन्वर्ट करा है तो बी एन को भी एल पे जाना पड़ेगा। इसे हम बोलते हैं सैंडविच थियरम। ज़रा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आपका जो है ये आपका मुंह है, ठीक है, ये नाक बना दिए, ये आपका मुंह बना दिए, ठीक है, और ये आप है, ठीक है, और यहाँ पे एक सैंडविच लगा। सैंडविच मीन्स नीचे पाव है, बीच में क्या है, आलू का टिकिया है और ऊपर एक पाव है। तो अगर आप सैंडविच खा रहे हो तो ऊपर और नीचे दोनों खा रहे हो। ठीक है, ये आपका ए एन हो गया और ये आपका सी एन हो गया और बीच में बी एन है। तो अगर आप ए एन और सी एन को खाते हो तो ये आलू तो भी आपके मुंह में जाएगा, तो इसलिए इसको सैंडविच थ्योरम बोलते हैं। मतलब ये कि यहाँ पर जो इसका सबसे छोटा वाला सीक्वेंस सबसे छोटा है ए एन और फिर सी एन, तो अगर ये दोनों एल पे जा रहे हैं तो इनको भी एल पे जाना पड़ेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? आगे ये दोनों आपके बुक से लिए गए फॉर्मूला हैं और एक यहाँ पे ये है, अगर n की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई तो 1/∞ डेट इज़ n पे पावर 0, और किसी भी नंबर पर पावर 0 होता है वैल्यू 1 हो जाती है। समझ पा रहे हैं? ये सारे थ्योरम में देख लीजिएगा। अलजेब्रा ऑफ लिमिट की बात करेंगे, बड़ा सिंपल सा जो है ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर ए एन ए पे कन्वर्ज कर रहा है, बी एन बी पे कन्वर्ज कर रहा है, तो k इंटू ए एन करेंगे तो k इंटू ए पे कन्वर्ज करेगा, मॉड ऑफ ए एन ए पे कन्वर्ज करेगा। ए एन प्लस बी एन ए प्लस बी पे और ए एन माइनस बी एन ए माइनस बी पे, ए एन इंटू बी एन ए बी पे
और 1/a वन बाई ए पे, ए एन बाई बी एन 1/b पे, बशर्ते यहाँ पे ए एन इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, सॉरी ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। मैक्सिमम मिनिमम बी ये सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे कुछ और रिजल्ट दिए गए हैं, आप रिजल्ट को यहाँ पे एक बार देख लीजिए कि अगर ए एन कोई कन्वर्ज है, सीक्वेंस है, जीरो पर कन्वर्ज कर रही है, और बी एन अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस है तो ए एन इंटू वी एन भी जीरो पर कन्वर्ज करेगी, नल सीक्वेंस होगी। ए एन अगर ऑसिलेट फाइनेटली है और बी एन जीरो पर कन्वर्ज कर रही है तो ए एन बी एन मल्टीप्लाई जीरो पर कन्वर्ज करेगा। ये छोटे से रिजल्ट हैं, इनको भी आप देख लेंगे पीडीएफ डाउनलोड करके। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, सब सीक्वेंस की बात करते हैं। अब अगर हम सब सीक्वेंस की बात करें तो सब सीक्वेंस किसे बोलते हैं? देखो ध्यान से समझना, आपके पास कोई ए एन जो है एक सीक्वेंस है, ठीक है, और यहाँ पे हम ए एन के ले लें। इस के की वैल्यू कुछ भी रखते हैं, 2 3 4 5 6, कुछ भी रियल नंबर से। तो ये जो ए एन की होगा ना, इस ए एन का सब सीक्वेंस होगा। ठीक है, ज़रा ऐसे समझो, हमने एक सीक्वेंस दिया ए एन इज इक्वल टू -1 टू द पावर n। आपको जो फुल फॉर्म मिलेगा -1 +1 -1 +1 एंड सो। अगर मैं इसमें इवन टर्म का करेक्शन ले लूँ, a to n ले लूँ, तो मुझे क्या मिलेगा 1 1 1 एंड सो ऑन। और अगर मैं यहाँ पे a to n -1 ले लूँ, ऑड नंबर करेक्शन, तो -1 -1 -1 -1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो मैंने ए एन लिया है ना, यहाँ पे जो मैंने ए एन ले रखा है, दिस इज ए सीक्वेंस। ये इवन टर्म का कलेक्शन और ऑड टर्म कलेक्शन, तो ये सब सीक्वेंस है, ये सब सीक्वेंस है। मतलब कि a to n इज अ सब सीक्वेंस ऑफ ए एन एंड a to n -1 इज ऑल्सो सब सीक्वेंस ऑफ ए एन। उम्मीद करते हैं आप सब सीक्वेंस की बात समझ गए होंगे, और ये बुकिश जो है डिफिनेशन है, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे जो है, यहाँ पर एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई ना कि ए एन के अगर कोई आपके पास है तो ये ए एन का सब सीक्वेंस होगा, और के की चॉइसेस जो है रियल नंबर से आ रही है। ठीक है, के की चॉइसेस क्या है, रियल नंबर से आ रही है, या फिर नेचुरल नंबर से लेके चलो, आपके बुक में नेचुरल, अगर नेचुरल नंबर से आ रही है तो नेचुरल नंबर कितना होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, मतलब कि काउंटेबली इनफाइनाइट नेचुरल नंबर आपके पास है। तो के की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जा सकते हो। तो प्रत्येक सीक्वेंस के पास कितने सब सीक्वेंस हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मेनी सब सीक्वेंस हो जाएंगे। ओके, आप बोल सकते हो कि हर एक सीक्वेंस के पास इनफाइनाइटली मेनी सब सीक्वेंसेस होंगे, और ये सारे के सारे सब सीक्वेंस हैं। अब ज़रा एक चीज़ ये समझना है कि सीक्वेंस में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। आपके पास यू एन क्या है, एक सीक्वेंस है जो कि ए एन का सब सीक्वेंस है, और एक वी एन जो है सीक्वेंस है जो कि यू एन का सब सीक्वेंस है। अगर दोनों को हम मर्ज करें तो ऐसे लिख सकते हैं वी एन इज अ सब सीक्वेंस ऑफ यू एन एंड यू एन इज सब सीक्वेंस ऑफ ए एन। तो ये जो वी एन है ना, यहाँ से ये जो वी एन है, तो वी एन इज ऑल्सो सब सीक्वेंस ऑफ ए एन। तो आप लिख सकते हैं वी एन इज ए एन। क्या इम्प्लाइज करेगा, वी एन इज ए एन, यही लिखा गया है इसमें सेकेंड पॉइंट में, सेकेंड पॉइंट में यही लिखा गया है इसमें। ठीक है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या करा कि इफ़ अ सीक्वेंस इज बाउंडेड देन इट एवरी सब सीक्वेंस इज बाउंडेड। अगर सीक्वेंस बाउंडेड नेचर का है तो इसके सारे सब सीक्वेंस भी बाउंडेड नेचर का होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि अगर कोई सीक्वेंस है यल पे कन्वर्ज कर रहा है तो उसके सारे सब सीक्वेंस भी यल पे कन्वर्ज करेंगे। कन्वर्सली नीड नॉट बी ट्रू। अभी कुछ जो पहले मैं आपको बात बताया था कि -1 टू दी पावर n अगर आप लेके चलते हो तो -1 +1 -1 आपके पास सीक्वेंस मिलेगी। जो -1 इवन टर्म जो होगा +1 तक कन्वर्ज करेगा, जो ऑड टर्म होगा वो -1 कन्वर्ज करेगा, लेकिन ओवरऑल सीक्वेंस कहीं भी कन्वर्ज नहीं कर रही है। तो अगर सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो सब सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा, इस बात की गारंटी है। बट अगर सब सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो सीक्वेंस कन्वर्ज करे, इस बात की गारंटी नहीं है। ओके, चलिए आगे ये छोटे छोटे कुछ डिस्कशन हैं, इसको आप देख लीजिए, और ये कुछ नोट है, कुछ रिजल्ट है। अब हम बात करेंगे इस रिजल्ट की, और इसको आपको देखना पड़ेगा। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो ए एन बी एन आर टू सीक्वेंसेस, और ये ऑर्डर फॉलो कर रहा है, ए एन इज लेस देन इक्वल टू बी एन। तो लिमिट सुपीरियर्स को बोलते हैं, जहाँ पे ऊपर आपको ऐसे बार दिखाई दे लिमिट सुपीरियर होता है, जहाँ नीचे वो लिमिट इन्फीरियर होता है। तो लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन इज लेस देन इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ऑफ बी एन,
एंड लिमिट इन फेवर ऑफ ए एन इज इक्वल टू लिमिट इन फेवर ऑफ बी एन, अगर ए एन इज इक्वल टू बी एन है, ठीक है। अगर जो ए एन है भाई साहब वो बी एन से छोटे हैं तो इनका सुपीरियर भी छोटा होगा इसके सुपीरियर से, इनका इन्फीरियर भी छोटा होगा इनके इन्फीरियर से, ठीक है। चलिए आगे के जो पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है कि ए एंड बी एन आर टू सीक्वेंसेस एंड दोनों के दोनों बाउंडेड हैं। तो देखो आप एक लर्न कर लो, अगर अगर दो लोग एक साथ जुड़ जाते हैं तो जो इसका सुपीरियर होगा ना वो अलग अलग सुपीरियर से बड़ा छोटा होता है, ठीक है। अब इसमें जो है कोई भी एक जो है आप अगर इसमें से ऊपर यहाँ कोई भी एक नीचे आ गया तो ये ऑर्डर रिलेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। कोई भी एक ऊपर से नीचे आ गया तो ऑर्डर रिलेशन चेंज होगा, तो ये तीनों आपको लर्न हो जाएगा। एक बार पहला लर्न कर लीजिए तो उसके बिहाफ पे आप नीचे का दो लर्न कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट आपको लर्न हो गया तो सेकंड थर्ड हो जाएगा। इसी तरीके से फोर्थ अगर आपको लर्न हो गया तो फिफ्थ और सिक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिमिट्स इन्फीरियर है इन्फीरियर इन्फीरियर है। अब यहाँ से कोई भी अगर एक सुपीरियर कर दिए तो ये ऑर्डर रिलेशन ऐसा हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेम यही मल्टीप्लिकेशन साथ होता है, सेम प्रोसेस विथ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर लेमडा कोई एक कांस्टेंट है नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो, तो लेमडा के साथ भी ये फॉलो करता है। आप नोट्स को डाउनलोड करके इसको जरूर से पढ़ लेना, ठीक है। अब हम MCQ पे आते हैं। अब देखो MCQ वाले जो क्वेश्चन है ना बड़े इजी हमने यहाँ पर पैटर्न रखे हैं और ये आपका लेवल 1 MCQ है, ठीक है। दिस इज़ ऑफ द लेवल 1 MCQ, ठीक है। चलिए पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये कह रहा है कि सीक्वेंस जो होता है वो एक फंक्शन होता है और उसका डोमेन क्या होता है। तो मैंने डिफिनेशन बताया था कि डोमेन इज़ फिक्स्ड एंड डोमेन इज़ ऑलवेज क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। समझ में आ रही बात कि डोमेन फिक्स होता है और हमेशा क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। हमने रेंज की बात की तो मैंने बताया कि रेंज क्या होता है, अगर आपने सीक्वेंस कांस्टेंट चुना है तो फाइनाइट होगा, सिंगलटन होगा। अगर -1 चुना है तो फाइनाइट होगा और f ऑफ n इक्वल टू n चुना है तो मतलब सेलेक्ट किया है तो इनफाइनाइट होगा। तो ऑल ऑफ द एबव ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी कन्वर्जेंट। तो देखिए बाउंडेड और मोनोटोनिक मिल जाए तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाती है, ठीक है। सिंपल सा डिफरेंस मैंने क्वेश्चन उठाया है। अब देखिए कह रहा है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज पॉजिटिव सीक्वेंस होगा, ठीक है, क्योंकि ओनली बाउंडेड और ओनली मोनोटोनिक तो कोई सटीक जो है इसका रिजल्ट है नहीं। अब देखिए कहता है कि सीक्वेंस अगर आपके पास कोई है और सीक्वेंस के पास अगर लिमिट्स हैं, ठीक है, लिमिट्स ध्यान दीजिएगा, लिमिट और लिमिट पॉइंट में अंतर है, मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी वीडियो में। तो अगर लिमिट है L और L1 और L2 तो इस बात की गारंटी है कि दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। L1 एंड L2 बोथ आर इक्वल। अब कह रहे हैं कि सीक्वेंस XN इज कन्वर्जेंट और XN इज बाउंडेड। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि सीक्वेंस XN इज कन्वर्जेंट एंड XN इज बाउंडेड। देखो कन्वर्जेंट जो है ना वो बाउंडेड को इम्प्लाई करता है, लेकिन जो बाउंडेड है ना वो कन्वर्जेंट को इम्प्लाई नहीं करता। इम्प्लाई करने का मतलब क्या है कि अगर कन्वर्जेंट होगा तो बाउंडेड होगा, लेकिन बाउंडेड होगा तो कन्वर्जेंट होगा, इसकी गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि -1n ले लो और -1n क्या है, -1 + 1 -1 + 1 बाउंडेड तो है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। तो बाउंडेड कन्वर्जेंट को नहीं बोलेगा, लेकिन कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड पक्का होगा। 100% श्योर है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगी, लेकिन अगर बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट नहीं होगा और उसके लिए ये काउंटर एग्जाम्पल है। काउंटर एग्जाम्पल का मतलब ये होता है ना कि कोई ऐसा एग्जाम्पल जो आपके स्टेटमेंट को अपोज कर दे, विरोध कर दे, ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं काउंटर एग्जाम्पल। तो आपने क्या सीखा, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड तो पक्का होगा, लेकिन अगर बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट की गारंटी नहीं है और ये काउंटर एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। 7 और 9 बिल्कुल एक तरीके क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो देखो हम क्या कर सकते हैं, 3 + √2n दिया हुआ है और यहाँ पे अपॉन √n है। यहाँ से हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कर लेंगे, ओके। अब अगर √n हम कॉमन कर लेते हैं तो मिलेगा 3/√n और +2 और अपॉन में √n से √n कैंसिल, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर ये 3
ये जो आपका 3/√n है ना, ये 0 हो जाएगा और ओवरऑल आपको वैल्यू 2 मिल जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ये सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ द एन स्क्वायर टाइप। एन स्क्वायर का मतलब क्या है, एन की चॉइस है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 1 4 9 वाला ये ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एन स्क्वायर को कॉमन कर लिए तो क्या मिलेगा, 2 + 3/n² अपॉन एन स्क्वायर कॉमन कर लिए तो 3 + 5n मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक n है। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे मेरे भाई, तो 3/∞ 0, ठीक है, और सॉरी यहाँ 5/n होगा, ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा। ओके, रिजल्ट आपको मिलेगा 2/3, ठीक है, 2/3 ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए ये थर्ड जो 10th नंबर का क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था कि 1/n इज अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस एंड कन्वर्जेस टू 0। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, ये आप वंदना पब्लिकेशन की बुक में सीरीज चैप्टर में, ठीक है, नेचर ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज दिया है, नेचर ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज, वहाँ से देखेंगे तो आपको बड़ा ही अच्छा सा एक आइडिया लगेगा कि अगर आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज जिसका कॉमन रेशियो r है, तो अगर r की वैल्यू <<1 होती है तो ये जो r⁴n है ना, ये कन्वर्ज टू 0 होता है। अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है ना, तो r⁴n जो है इनफाइनाइट हो जाता है। और अगर r की वैल्यू 1 के बराबर है तब भी इनफाइनाइट हो जाएगा, और अगर r की वैल्यू <<1 है तो ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस देता है। ठीक है, तो आप ज़रा वंदना पब्लिकेशन में सीरीज वाले चैप्टर में नेचर ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ से ऑप्शन ये करेक्ट होगा। यहाँ से देखो, अगर r << 1 है तो 0 पे जाएगा, r > 1 तो इनफाइनाइट पे जाएगा, कांस्टेंट सीक्वेंस सी पे जाएगा, और यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये वैल्यू हो जाएगा 0, तो सिर्फ 1 बचेगा, तो ये जाएगा इस पे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 13वां क्वेश्चन देखिए, इसकी कहानी तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि -1n क्या है, एक बाउंडेड और ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। ये जो सीक्वेंस है एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, और यहाँ पर अगर an जो है कोई डिक्रीजिंग और बाउंडेड है, मतलब कि मोनोटोनिक एंड बाउंडेड, तो गारंटी है कि कन्वर्जेंट ही होगी। अब मोनोटोनिक सीक्वेंस विच इज़ बाउंडेड इज़ कन्वर्जेंट। ओके, अगर बाउंडेड नहीं है ना तो मोनोटोनिक है, तो डाइवर्जेंट प्लस -∞ प्लस इन्फिनिटी जा सकता है। आगे क्वेश्चन दिया है कि अ सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू l, कंक्लूड दैट, अगर कोई सीक्वेंस l पे कन्वर्ज कर रहा है ना तो उसके सारे के सारे सब सीक्वेंस भी l पे कन्वर्ज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर सब सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहे हैं तो सीक्वेंस का कन्वर्ज करना ज़रूरी नहीं है, मैंने पीछे बता रखा है। लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर का क्या होगा, -1 + 1, मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर लिया है। ये आपको मैंने बोला है कि आप जाके सीरीज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, सीरीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आगे दे रखा है कि मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। ये कुछ रिजल्ट आपके बुक से मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, इसको आप नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 20 में मैंने क्या किया है, दो थ्योरम को लिखा है, और बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि आपको थ्योरम को लर्न करना पड़ेगा। कभी कभी स्टेटमेंट देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट। ठीक है, और ए कॉसी सीक्वेंस इज हैज़ अ यूनिक लिमिट पॉइंट। यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट है, आपके दोनों जो है ऑप्शन करेक्ट है। अब ज़रा मेरी एक बात समझिएगा, कह रहा है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट। अब मेरी बात ध्यान से समझना, देखो कोई भी सीक्वेंस होना अगर वो बाउंडेड है तो इस बात की गारंटी है कि उसके पास एक लिमिट पॉइंट तो होगा ही होगा। ओके, इन केस अगर उसके पास 2 लिमिट पॉइंट हैं, ठीक है, इन केस उसके पास 2 लिमिट पॉइंट हैं तो बाउंडेड ऑसिलेटरी होगा। और यहाँ पर सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है, मैं इस थ्योरम के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। चलो बेसिकली हम लोग यहाँ पे बढ़ी चलते हैं 21 पे। देखो, ईच बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। अब देखो ज़रा मेरी बात ध्यान से समझना है, आपके पास कोई भी अगर सीक्वेंस है ना, और अगर वो बाउंडेड है तो उसके पास लिमिट पॉइंट होगा, और जितना लिमिट पॉइंट होगा
उस सीक्वेंस के पास उतने सब सीक्वेंस होंगे और प्रत्येक लिमिट पॉइंट के रिगार्डिंग एक सब सीक्वेंस आपको मिलेगा जो उस लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। मेरी बात ध्यान से समझिए। आपके पास अगर कोई सीक्वेंस है, ठीक है, कोई सीक्वेंस है, ठीक है, तो इस सीक्वेंस को अगर हम देखें बाउंडेड है, तो बाउंडेड है तो इसके पास क्या होंगे, लिमिट पॉइंट होंगे, ठीक है। ईच सीक्वेंस एज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस बोल रहा है, तो अगर कोई सीक्वेंस है और वो सीक्वेंस बाउंडेड है तो बाउंडेड होगा तो लिमिट पॉइंट होगा, और जितना लिमिट पॉइंट होगा ना उसके रिगार्डिंग क्या होगा, सब सीक्वेंस मिलेगा और वो सब सीक्वेंस इसी लिमिट पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा। मतलब कि अगर आपके पास कोई एक सब सीक्वेंस है जिसके पास 10 लिमिट पॉइंट हैं, तो इस बात की गारंटी है कि उस सीक्वेंस के पास 10 सब सीक्वेंस मिलेंगे जो 10 लिमिट पॉइंट पे जाके कन्वर्ज करेंगे, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट है, इसको आप अभी फिलहाल लर्न कर लीजिए। ये सारी बातें आपको IIT JAM और नेट के प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है। मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ इट इज ओनली इज बाउंडेड, ओके, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये आपके बुक का क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जाम्पल है वंदना पब्लिकेशन, आप वहाँ से देख लीजिएगा इसको। ये ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए 34 की अगर हम 23 की बात करें तो यहाँ पे एन इज एनी सीक्वेंस देन इट हैज़ अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब सीक्वेंस। मैंने आपको बता रखा था कि किसी भी सीक्वेंस के पास इनफाइनाइट सब सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। चलिए आगे फिलहाल हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की, और बड़ा ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये। देखो अगर आपके पास कोई दो सीक्वेंस है ना और दोनों के दोनों नॉट कन्वर्जेंट हैं, तो इनका जो सम होगा वो और जो इनका प्रोडक्ट होगा वो कन्वर्जेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। काउंटर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है। देखो अगर आपके पास कोई सीक्वेंस AN और BN है ना, AN और BN कुछ इस प्रकार से ले रखे हैं। AN की वैल्यू -1 टू द पावर n, डेट इज -1 + 1 -1 + 1। BN की वैल्यू क्या है, -1 टू द पावर n + 1, तो पहले +1 आएगा फिर -1 आएगा। अब देखो ये दोनों के दोनों क्या हैं, कन्वर्जेंट नहीं है, ये भी कन्वर्जेंट नहीं है, ये भी कन्वर्जेंट नहीं है। बट यहाँ पे हम जैसे ही इसका प्लस करते हैं ना, तो देखो -1 + 1 +1 -1 सब के सब जीरो हो जाएंगे और ये जीरो पर कन्वर्ट कर जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं तो सब के सब -1 होंगे और -1 पर कन्वर्ट कर जाएगा। तो अगर दो सीक्वेंस आपके पास मिलते हैं और नॉट कन्वर्जेंट नेचर के होते हैं, बोथ सीक्वेंसेस ऑफ द नॉट कन्वर्जेंट नेचर, ठीक है, ये दोनों के दोनों कन्वर्जेंट नेचर का नहीं है, बट इनका सम और इनका प्रोडक्ट क्या है, कन्वर्जेंट नेचर का है। समझ में आ रहा है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। तो कह रहा है कि अ सीक्वेंस AN + BN इज कन्वर्जेंट, देन AN एंड BN मस्ट बी कन्वर्जेंट। जी नहीं, नीड नॉट कन्वर्जेंट वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। जरूरी नहीं कि वो दोनों के दोनों कन्वर्जेंट हो, हाँ कन्वर्जेंट होंगे तब तो ऑब्वियस है कन्वर्जेंट हो जाएगा, बट अगर कन्वर्जेंट नहीं भी होते हैं तब भी यहाँ पे ये आपको दे रखा है एग्जाम्पल, जिसके सहायता से आप इसको सही कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर मस्ट को हटा देना तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, AN BN भी कन्वर्जेंट हो जाएगा तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन मस्ट दे रखा है ना कि एकदम ज़रूरी है कि होना ही चाहिए कन्वर्जेंट, नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अगर ना हो कन्वर्जेंट तब भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल है ऑलरेडी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 25 क्वेश्चन समझ में आएंगे, बाकी थियरी भी समझ में आएंगी। इस रिजल्ट को एक बार देख लेना, और अगर आपको दिक्कत है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मैं लिंक डालता हूँ, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, जो कि मैंने IIT JAM को पढ़ा रखा है, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन एंड हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं अभी एक वीडियो मैं अलजेब्रा पे लेके आता हूँ जिसमें हम रिंग थ्योरी के बारे में बात करेंगे। रिंग थ्योरी है, फील्ड है, हाँ, और स्क्यूब फील्ड है, इंटीग्रल डोमेन है, आइडियल है, प्राइम आइडियल है, मैक्सिमम आइडियल है, तो हम उस पर भी अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कैसे हम MCQ वहाँ से बन सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन, हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, टेक केयर, बाय।